क्लास 10th के हर स्टूडेंट को इस समय यही चिंता है कि उसका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो और कैसे वह स्टडी करे कि उसको बोर्ड के एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक नंबर आए। किस किस चैप्टर को वह ज्यादा ध्यान दे कि उसको अधिक से अधिक मार्क्स जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट किया है और उसमें का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो भी दो चीज पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखिए, जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म का होगा, वैसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि जो इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म का होगा, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। इसमें a और b यानी कहने का मतलब है कि x का कॉफिशिएंट a और y का कॉफिशिएंट b यह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अगर 0 होगा तो वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन नेसेसरी हो जाता है कि x का कॉफिशिएंट a और y का कॉफिशिएंट b ये दोनों में से कोई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a, b और c ये तीनों रियल नंबर में होना चाहिए। इसमें a को x का कॉफिशिएंट कहते हैं, b को y का कॉफिशिएंट कहते हैं और c को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन यह एराइज होता है कि ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 के फॉर्म वाला इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टू अननोन क्वांटिटीज x एंड y आया हुआ है और दोनों का पावर 1 है। साथ ही इसमें टू अननोन क्वांटिटीज x और y का प्रोडक्ट नहीं आया हुआ है। यानी कि यहां से एक चीज तो क्लियर है कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा टू वेरिएबल x और y कंटेन करना चाहिए और दोनों का डिग्री हमेशा 1 होना चाहिए। और साथ ही किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में या किसी भी लीनियर इक्वेशन में x y प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। यानी कि किसी भी इक्वेशन को देख के अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो उसमें मेन हम लोग कौन कौन सा पॉइंट पर ध्यान देते हैं, आइए उसको डिस्कस किया जाता है। किसी भी इक्वेशन को अगर हमें देखकर यह बताना हो कि वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होता है कि इसमें टू अननोन क्वांटिटीज यानी टू वेरिएबल है या नहीं। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए इसमें टू अननोन क्वांटिटीज x एंड y होना चाहिए। दूसरा कि दोनों अननोन क्वांटिटीज का डिग्री 1 होना चाहिए। और तीसरा, इस दोनों अननोन क्वांटिटी कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर इस तीनों कंडीशन को कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू 0। अब हमें बताना है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। आप देख के इसको बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो देखिए हम इसको समझा रहे हैं कि कैसे ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो हमने बताया अभी लीनियर इक्वेशन के डिफिनीशन में कि कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तभी होगा जब उसमें टू अननोन क्वांटिटीज होगा। तो देखिए यहाँ पे टू अननोन क्वांटिटीज x एंड y है। दूसरा कंडीशन बताएं कि इसमें अननोन क्वांटिटी का पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज x एंड y का पावर 1 भी है। और तीसरा कंडीशन बताएं कि इसमें टू अननोन क्वांटिटीज x एंड y प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x और y प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं ना आया है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 1/x प्लस 2/y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग y को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो देखिए इसमें टू अननोन क्वांटिटीज x एंड y कंटेन कर रहा है, यानी पहला कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इसमें अननोन क्वांटिटीज x एंड y का पावर -1 है, यानी इसका डिग्री -1 है। जबकि कंडीशन था कि अननोन क्वांटिटीज का डिग्री 1 होना चाहिए, यानी ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। अक्सर यहाँ स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को, वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही समझ लेते हैं, जबकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है। इसको रिड्यूस करने के बाद से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। √x प्लस √y इजकल टू 6। देखिए हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा टू वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे टू वेरिएबल x और y तो है, लेकिन इसका डिग्री देखिएगा तो रूट को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो पावर 1/2 लिख सकते हैं। सेम वैसे ही अगर रूट को हटाया जाता है तो पावर 1/2 लिखा जाता है इजकल टू 6। तो देखिए इसी इक्वेशन को हम थोड़ा अरेंज करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिए। यहाँ पे टू वेरिएबल तो कंटेन है, लेकिन दोनों वेरिएबल का डिग्री 1 नहीं है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल में नहीं होगा। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 3x प्लस 6y इजकल टू 3xy। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टू वेरिएबल x और y इस इक्वेशन में कंटेन कर रहा है और x और y का यहाँ डिग्री 1 भी है, लेकिन इसमें x y यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, जबकि हमने लीनियर इक्वेशन का जो कंडीशन बताया था उसमें यह क्लियर किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में कभी भी नहीं आना चाहिए, यानी यह भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं है। तो देखिए, इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिफाई करना सीख चुके कि कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके यह बतलाएंगे कि वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है या नहीं है। देखिए, जब भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं होगा और उसको अगर सॉल्व करना होगा तो पहले उसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाना होगा, तब ही सॉल्व करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में जब भी इस टाइप का फॉर्म दिखेगा तो डायरेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इस टाइप का भी फॉर्म दिखेगा तो डायरेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसको पहले रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लाना होगा, तब ही सॉल्व किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन को आसानी से आइडेंटिफाई करना सीख गए। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में है, यानी कि सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें a को x का कॉफिशिएंट कहते हैं, b को y का कॉफिशिएंट कहते हैं और c को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कहीं भी आपको a अगर दिखलाई पड़े तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि वह x का कॉफिशिएंट है। कहीं भी अगर आपको b दिखलाई पड़े तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि यह y का कॉफिशिएंट है और c का मतलब होता है कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे एक चीज तो क्लियर किया कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर सिंगल होगा तो उसका इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, लेकिन जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर होगा तो इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बताया कि जब भी सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, और जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो इसका आइदर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, वह सभी अभी बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब रियल नंबर है। अगर यहाँ a1 कहने का सेंस है, हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन में
अगर कहीं भी आपको ए दिखलाई पड़े तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि x की कोफिशिएंट की बात की जा रही है। तो यहाँ a1 का मतलब a का मतलब x का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ 1 जो है यह इक्वेशन 1 को इंडिकेट कर रहा है और 2 जो है इक्वेशन 2 को इंडिकेट कर रहा है। तो a1 का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, b1 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1, c1 का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1। सेम वैसे ही a2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 और b2 का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 और C2 का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 2। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि A B C का मीनिंग कहीं भी इसमें चेंज नहीं होगा। 1 2 केवल अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल दिया गया है। इतना क्लियर है। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि कब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का नो सॉल्यूशन होगा, और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वैसे इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है। अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसा स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। तो देखिए, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। देखिए, जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हो और हमें चेक करना है कि इसका नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इसके लिए पहले हमें a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 का वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। और वैल्यू फाइंड करने के बाद से सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करना चाहिए, इसके बाद ही दूसरा कंडीशन चेक करना चाहिए। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब ही आप दूसरा कंडीशन चेक कीजिएगा। यानी सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि अगर a1 by a2 और b1 by b2 का वैल्यू इक्वल नहीं है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, यानी जब भी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और ऐसे इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ऐसे इक्वेशन का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है और ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है। इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है हमें। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हुआ कि जब भी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं।
और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन यहां देखिए, इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यानी A1 बाई A2 और B1 बाई B2 का वैल्यू आपस में इक्वल हो, लेकिन वह C1 बाई C2 के इक्वल नहीं हो, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो पैरेलल लाइन मिलेगा। पैरेलल लाइन का सेंस हुआ कि यह कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन समझते हैं। इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी A1 बाई B2 का वैल्यू, B1 बाई B2 का वैल्यू और C1 बाई C2 का वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए, A1 बाई A2 का वैल्यू, B1 बाई B2 का वैल्यू और C1 बाई C2 का वैल्यू, यह तीनों आपस में इक्वल हो, तो ऐसे इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और ऐसे इक्वेशन को भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन या फिर डिपेंडेंट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ऐसी इक्वेशन को जब ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा तो लाइन जो मिलता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यह कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन मिलता है। तो इस तरह से इस कंडीशन के थ्रू हम आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब उसका नो सॉल्यूशन होगा, कब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या किस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कॉन्सिस्टेंट होगा और कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। या यह भी चेक कर सकते हैं कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कब कोइंसिडेंट लाइन होगा या कब पैरेलल लाइन होगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझेंगे और चेक करने का प्रयास करेंगे। इस क्लास को आप पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिए, जिससे कि आपको ये लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और ये पूरा बेसिक चीज आप आसानी से समझ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से। एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो कब इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कब कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और कब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने लिखा है और हमें चेक करके बताना है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो हमने बताया था कि जब भी हमें चेक करना होगा तो पहले तो हमें A1 बाई A2 का वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। A1 का मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है। A2 का मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे A2 का मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट।
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेकंड का कितना है 7। सेम वैसे ही b1 बाई b2 का वैल्यू भी फाइंड कर लेना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में y के कोफिशिएंट b1 होता है और इक्वेशन सेकंड में y का कोफिशिएंट b2 होता है। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल होगा यानी ये आ गया -2/3। सेम वैसे ही c1 बाई c2 का वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, तो 8/-9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के वैल्यू के इक्वल है। यानी कहने का सेंस ये है कि a1 बाई a2 का वैल्यू यहाँ 5/7 आया है और b1 बाई b2 का वैल्यू -2/3 आया है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल नहीं है। और हमने शुरू में ही बताया था कि पहले इसी को चेक किया जाता है। अगर ये इक्वल नहीं है तब आगे कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर ये इक्वल होगा तब हम लोग c1 बाई c2 के वैल्यू को चेक करेंगे। तो देखिए ये a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। हमने बताया था, तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो कैसा लाइन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, किसका पैरेलल लाइन होगा और किसका कोइंसिडेंट लाइन होगा। आइए एक और एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिए। और हमने बताया था कि सबसे पहले a1 बाई a2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे 9 है। a1 का मतलब हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट और a2 का वैल्यू यहाँ पे 18 है। a2 का मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट। देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, यानी 1/2 आ गया। सेम वैसे ही b1 बाई b2 का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तब b1 का वैल्यू यहाँ 3 है, यानी फर्स्ट में y का कोफिशिएंट, और b2 का वैल्यू 6 है, यानी सेकंड में y का कोफिशिएंट। ये भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ये भी 1/2 आ गया। अब c1 बाई c2 का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए c1 का मतलब हुआ इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म 12 और c2 का मतलब हुआ इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म 24। ये भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ये भी 1/2। तो देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 का वैल्यू इक्वल है b1 बाई b2 के वैल्यू के, और यह c1 बाई c2 के भी इक्वल है। इस तरह से यहाँ क्लियर है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वह कोइंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल लाइन होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। अब आते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। तो सेम यही प्रोसेस a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड कर लीजिएगा। और सबसे पहले a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को देखिएगा कि यह इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हमने बताया था
कि तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट कहलाता है। कॉन्सिस्टेंट, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा हो गया? कॉन्सिस्टेंट। यहां भी देखिए a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 है। तो हमने बताया था कि इस केस में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट कहलाता है। लेकिन अगर a1/a2 इजकल टू b1/b2 और नॉट इजकल टू c1/c2 होता तो इस केस में इनकॉन्सिस्टेंट होता। अब आते हैं हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये भी सेम प्रोसेस होगा, यानी सबसे पहले हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और पहले चेक करेंगे कि a1/a2 इक्वल है कि नहीं b1/b2 के। अगर ये इक्वल नहीं है तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने बताया था कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो ऐसे इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ ओनली वन सॉल्यूशन। और जब a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 होगा तब इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और जब भी a1/a2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू अगर c1/c2 को सेटिस्फाई करता तो उसका नो सॉल्यूशन होता। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का पूरा बेनिफिट ले सके। थैंक यू।